नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। सीपीसी में हमने पहले सेक्शन 9 तक पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आगे आज हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे, रेस सब जुडाइस, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। क्या होता है विचाराधीन न्याय का सिद्धांत या रेस सब जुडाइस क्या होता है? विचाराधीन जैसा कि शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि विचाराधीन वाद यानी ऐसा कोई वाद जिसका विचारण या जिसकी ट्रायल अभी तक लंबित है या चल रही है। तो सेक्शन 10 सीपीसी का ये कहता है कि जब कोई वाद न्यायालय में लंबित है यानी जिसका विचारण चल रहा है और उसी वाद के वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि कोई दूसरा वाद यानी पश्चातवर्ती वाद न्यायालय में सेम विवादक विषय या मैटर इन इशू को समान मैटर इन इशू को लेकर कोई दूसरा वाद संस्थित कर देते हैं, वही पक्षकार जो पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार थे या उनके हित प्रतिनिधि सेकेंडरी वाद जब संस्थित करते हैं यानी पश्चातवर्ती वाद का फिर न्यायालय क्या करता है, उसका विचारण स्थगित कर देता है। दो वादों का विचारण न्यायालय एक साथ नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि न्यायालय के दो समांतर निर्णय आने से उनमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, उनमें टकराव हो सकता है। इसीलिए न्यायालय क्या करता है, सेकंड जब भी वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि सेम विवादक विषय को लेकर कोई सेकेंडरी वाद पश्चातवर्ती वाद संस्थित करते हैं तो पश्चातवर्ती वाद का न्यायालय क्या करता है, विचारण स्थगित करता है। मैंने कहा विचारण स्थगित करता है, न्यायालय वाद को एक्सेप्ट करता है। यानी सेकंड वाला वाद फाइल तो किया जाता है न्यायालय में, उसको खारिज नहीं किया जाता, सिर्फ उसका विचारण स्थगित किया जाता है। ट्रायल एक बार सस्पेंड कर दी जाती है, रोक दी जाती है कि पूर्ववर्ती वाद का विचारण चल रहा है या वो वाद अभी तक लंबित है। दो समांतर निर्णय आने से रोकने के लिए न्यायालय पश्चातवर्ती वाद का विचारण स्थगित कर देता है। ये सेक्शन 10 में दिया है। सेक्शन 10 में बताया है कि वो सेकंड वाला वाद यानी पश्चातवर्ती वाद कौन से न्यायालय में फाइल किया जाता है? 4 न्यायालय बताए हैं सेक्शन 10 में। फर्स्ट, उसी न्यायालय में फाइल कर दिया जाता है जिसमें पूर्ववर्ती वाद संस्थित है। सेकंड, भारत के किसी अन्य न्यायालय में फाइल कर दिया जाता है। थर्ड, भारत से बाहर लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और चालू रखे गए न्यायालय में फाइल कर दिया जाता है। फोर्थ, भारत के उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जाता है। यानी अगर इन चारों में से किसी भी न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद फाइल किया जाता है तो न्यायालय सेकंड वाले वाद का, पूर्ववर्ती वाद का विचार नहीं रुकेगा, सेकंड वाले यानी पश्चातवर्ती वाद का विचार एक बार स्थगित कर दिया जाता है। वाद खारिज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ विचार स्थगित किया जा रहा है। सेक्शन 10 में एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है जो कि सेक्शन 10 का अपवाद प्रस्तुत करता है कि सेक्शन 10 यानी पश्चातवर्ती वाद का विचारण जहां रोका जा रहा है वो विदेशी न्यायालयों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये तो सेक्शन 10 की जो लैंग्वेज थी उसको मैंने बताया है। अब सेक्शन 10 में और आगे विस्तार से समझने के लिए इसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। सेक्शन 10 को समझने के लिए इसको आवश्यक तत्वों में बांट लेते हैं। 5-6 आवश्यक तत्व हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट आवश्यक तत्व क्या आता है कि पूर्ववर्ती वाद का न्यायालय में लंबित होना। वाद का लंबित होना यानी जो फर्स्ट जो वाद संस्थित किया गया था वो अभी तक न्यायालय में पेंडिंग है और सेकंड वाला वाद फाइल कर दिया जाता है
तो न्यायालय क्या करती है, जब तक फर्स्ट वाला वाद पेंडिंग है तब तक सेकेंड वाले वाद का क्या करेगी, विचार स्थगित कर देगी। तो अब मैंने कहा पूर्ववर्ती वाद पेंडिंग है या उसका विचार लंबित है। सेक्शन 10 ने यह नहीं बताया कि वाद लंबित कब तक माना जाएगा। सीपीसी में भी कहीं पर नहीं बताया है कि वाद लंबित कब तक माना जाता है। इसको समझने के लिए हमें संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 52 में जो स्पष्टीकरण दिया है उसको देखना पड़ता है। यानी टीपी के सेक्शन 52 के स्पष्टीकरण को पढ़ने से पता चलता है कि वाद लंबित कब तक माना जाता है। वाद शुरू कब से होता है, वाद पत्र फाइल करने की तारीख से। फिर वाद पत्र फाइल कर दिया, विचारण किया, निर्णय आता है, डिक्री आती है। और वाद खत्म कब होता है, जब डिक्री का एग्जीक्यूशन यानी उसका निष्पादन कर दिया जाता है, तब वाद समाप्त होता है। यानी वाद पत्र फाइल करने की तारीख से वाद शुरू होता है और डिक्री का एग्जीक्यूशन या निष्पादन होने की तारीख तक वाद समाप्त होता है। यानी इस अवधि तक वाद लंबित ही माना जाता है। यानी वाद लंबित कब तक माना जाएगा, जब तक कि उस वाद में जो डिक्री आती है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, तब तक वाद लंबित ही माना जाता है। तो वाद लंबित कब तक माना जाएगा, पूर्ववर्ती वाद लंबित है कब तक माना जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ती वाद में निर्णय हो जाए, उसकी डिग्री आ जाए और उस डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, तब तक पूर्ववर्ती वाद लंबित ही माना जाएगा। सेकंड आता है कि विवादक विषय समान होने चाहिए, मैटर इन इशू सेम होने चाहिए। यानी पूर्ववर्ती वाद जिस विवाद विषय के लिए फाइल किया गया है, पश्चातवर्ती वाद भी उसी या उससे प्रत्यक्षतः या सार्थः समान मैटर इन इशू पर फाइल किया जाना चाहिए। अब विवाद विषय क्या होता है, विवाद का विषय यानी जिस चीज के लिए विवाद किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पूर्ववर्ती वाद, एक पत्नी अपनी बच्चे की संरक्षकता या उसकी अभिरक्षा यानी कस्टडी के लिए वाद फाइल करती है न्यायालय में। यानी एक पत्नी अपने बच्चे की कस्टडी के लिए एक वाद फाइल करती है और सेकेंडरी वाद यानी पश्चातवर्ती वाद कौन फाइल करता है, उसका पति फाइल करता है उस बच्चे की अभिरक्षा के लिए, कस्टडी के लिए। तो दोनों वादों में पूर्ववर्ती में पत्नी चाह रही है कस्टडी और पश्चातवर्ती में पति चाह रहा है। तो मैटर इन इशू सेम है, प्रत्यक्षता और सार्थः समान है, इसीलिए पश्चातवर्ती वाद का विचारण स्थगित कर दिया जाएगा। समझ आया? मैटर इन इशू दोनों वादों में समान होने चाहिए, तभी सेकेंडरी वाद का यानी पश्चातवर्ती वाद का विचारण स्थगित किया जाएगा। अगर मैटर इन इशू दोनों में अलग अलग है, एक वाद में तो कब्जे प्राप्त करने के लिए वाद कर रहा है और दूसरे में वो किराया प्राप्त करने के लिए वाद फाइल कर रहा है पश्चातवर्ती, तो मैटर इन इशू अलग अलग है, तो यहाँ पर सेक्शन 10 लागू नहीं होगा, यानी विचारण स्थगित नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है, पक्षकार समान होने चाहिए। पक्षकार यानी पूर्ववर्ती वाद में जो पक्षकार हैं या उनके हित प्रतिनिधि हैं, वही पक्षकार पश्चातवर्ती वाद में होने चाहिए या उन्हीं पक्षकारों के हित प्रतिनिधि होने चाहिए। यानी दोनों वादों के पक्षकारों में समानता होनी आवश्यक है। समानता होनी आवश्यक है। अगर समानता नहीं है, अलग अलग है, तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझने कि मैंने कहा पक्षकार समान होने चाहिए, पक्षकारों में वही पक्षकार हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे ए ने बी के खिलाफ वाद किया और बी ने ए के खिलाफ किया, तो ये समान पक्षकार है। वही पक्षकार हो ये आवश्यक नहीं है, पक्षकारों में समानता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ए और बी ने
ए और बी वादी हैं, ने एक्स वाई जेड प्रतिवादी, इन तीनों के खिलाफ वाद दायर किया। पूर्ववर्तीवाद में ए बी वादी और एक्स वाई जेड प्रतिवादी हैं, और सेकंड वाला वाद जो फाइल किया जाता है वो एक्स के द्वारा किया जाता है, यानी एक्स वादी है। और प्रतिवादी वो किसे बनाता है? ए बी और सी और डी, 4 व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाता है, ए बी सी और डी। तो क्या यहाँ पर सेक्शन 10 अप्लाई किया जाएगा? पक्षकारों में समानता है या नहीं है? पक्षकारों में समानता है। मैंने कहा वही पक्षकार हो ये आवश्यक नहीं है। पश्चातवर्तीवाद में ए और बी वही पक्षकार हैं, लेकिन पक्षकारों में समानता भी है। सी डी का पूर्ववर्तीवाद में कोई रोल नहीं था, लेकिन पश्चातवर्तीवाद में उनका रोल है, उनको प्रतिवादी बनाया गया है। तो सेम पक्षकार होने आवश्यक नहीं है, पक्षकारों में समानता होनी चाहिए। 4th पॉइंट कि जो पक्षकार वाद संस्थित कर रहे हैं वही पक्षकार जब पश्चातवर्ती वाद संस्थित करे तो वो एक ही हक के अधीन वाद फाइल किया जाना चाहिए, यानी उनका टाइटल एक ही होना चाहिए। अगर वो अलग अलग हैसियत में, पूर्ववर्ती वादला अलग हैसियत में वाद संस्थित करता है और पश्चातवर्ती अलग हैसियत में संस्थित करता है, तो धारा 10 लागू नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, एक पुजारी का बेटा उत्तराधिकारी होने की हैसियत से पुजारी के जो लाभ थे उनके लिए न्यायालय में वाद फाइल करता है कि पुजारी जिन लाभों को प्राप्त करना चाहता था, पुजारी जिन वादों को, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अब पुजारी का बेटा उत्तराधिकारी होने की हैसियत से एक वाद संस्थित करता है कि उन लाभों को वो प्राप्त कर ले। वाद खारिज कर दिया जाता है, वाद विचारण लंबित है। और सेकंड वाला वाद वो एक न्यासी की हैसियत से, एक ट्रस्टी की हैसियत से वाद संस्थित करता है, तो सेकंड वाला वाद का विचारण स्थगित नहीं होगा, क्योंकि दोनों वादों में वो अलग अलग हैसियत या अलग अलग टाइटल हक के अधीन वाद संस्थित कर रहा है। फर्स्ट वाद में तो वो उत्तराधिकारी की हैसियत से वाद संस्थित कर रहा है, और सेकंड में वो ट्रस्टी या न्यासी की हैसियत से वाद संस्थित कर रहा है। तो दोनों वाद में उसकी हैसियत, उसका टाइटल अलग अलग है, तो वहां पर सेक्शन 10 लागू नहीं होगा। यानी दोनों वाद में उस पक्षकारों की हैसियत या उसमें जो स्वामित्व या उनका जो टाइटल है वो समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो सेक्शन 10 लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो पश्चातवर्ती वाद में अनुतोष मांगे जा रहे हैं, वो अनुतोष क्या पूर्ववर्ती वाला न्यायालय देने के लिए सक्षम है या नहीं है, ये भी देखना जरूरी। मान लो अगर किसी पूर्ववर्ती वाद में तो 2 लाख तक का अनुतोष मांगा गया, वो कनिष्ठ खंड में वाद संस्थित है, और सेकंड वाले वाद में 3 लाख रुपए अनुतोष मांगा जा रहा है, वो तो कनिष्ठ खंड जिसमें वाद का विचारण चल रहा है, क्या वो 3 लाख तक का अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम है? नहीं है, उसकी आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए जब सेकंड वाला वाद संस्थित किया जाता है, पश्चातवर्ती वाद जब फाइल किया जाता है, उसमें जो अनुतोष मांगा गया है वो अनुतोष पूर्ववर्ती वाद जिस न्यायालय में संस्थित है वो न्यायालय देने के लिए सक्षम होना चाहिए। अगर वो न्यायालय सक्षम नहीं है तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण स्थगित नहीं होगा, उसका विचारण कंटिन्यू जारी रहेगा। नेक्स्ट आता है, जैसे कि सेक्शन 10 की लैंग्वेज में ही मैंने बताया कि अब वो पश्चातवर्ती वाद कौन से न्यायालय में फाइल करेगा,
तब सेकंड वाले वाद का विचार रुकेगा। तो सेकंड वाला वाद वो उसी न्यायालय में जिसमें पूर्ववर्ती वाद लंबित है उसी न्यायालय में फाइल करता है, या भारत के किसी अन्य न्यायालय में जो अनुतोष देने के लिए सक्षम होना चाहिए, या थर्ड भारत से बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, फोर्थ या भारत के उच्चतम न्यायालय में। यानी इन चार में से अगर किसी भी न्यायालय में वो वाद, सेकंड वाला वाद, पश्चातवर्ती वाद फाइल किया जाता है तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण रोक दिया जाएगा। ये सारे 5-6 जो आवश्यक तत्व थे वो धारा 10 को समझने के लिए, यानी धारा 10 को लैंग्वेज पढ़ते हैं तो एकदम से समझ, या उसको आगे विस्तार से समझने के लिए उसको आवश्यक तत्व बताने या उसको टुकड़ों में बांटना जरूरी है। तो सबसे पहला वाद पॉइंट क्या था? वाद का लंबित होना। सेकंड आता है कि विवादक विषय समान होने चाहिए। थर्ड आता है पक्षकार समान होने चाहिए। फोर्थ आता है कि जो पक्षकारों की हैसियत है या टाइटल है वो एक समान होना चाहिए। दोनों वादों में एक ही टाइटल होना चाहिए। और नेक्स्ट पांचवा पॉइंट आता है कि पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अनुतोषों को देने के लिए पूर्ववर्ती न्यायालय सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यह आता है कि पश्चातवर्ती वाद कौन से न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। तो ये 5-6 पॉइंट थे आवश्यक तत्व धारा 10 के। अब धारा 10 में स्पष्टीकरण में एक अपवाद बताया है। जैसा कि मैंने बताया था कि विदेशी न्यायालय में अगर कोई वाद फाइल कर दिया जाता है, उन्हें पक्षकारों द्वारा उसी विवादक विषय मैटरिन इशू के लिए वाद विदेशी न्यायालय में अगर कोई संस्थित कर दिया जाता है तो वो वहां पर पश्चातवर्ती वाद का विचारण रुकता नहीं। एग्जाम्पल के लिए ए और बी में एजेंसी की संविदा होती है। ए स्वामी है और बी उसका अभिकर्ता एजेंट है, व्यापारिक अभिकर्ता या एजेंट है। कुछ महीनों के लिए उनमें व्यापारिक एजेंसी की संविदा सही तरीके से चलती है, लेकिन बाद में नहीं चलती। तो ए भारत में वाद फाइल करता है कि उसके व्यापारिक एजेंट ने फ्रॉड किया। वो वाद कहाँ पर संस्थित किया? भारत में। और जबकि व्यापारिक एजेंट ने वाद फाइल किया कोलंबिया में कि उसके स्वामी ने, यानी उसके मालिक ने उसको लेखा नहीं प्रदान किया या पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया। तो सेकंड वाला वाद कहाँ पे फाइल हुआ? कोलंबिया में, यानी विदेशी न्यायालय में वाद फाइल हुआ। वही पक्षकार थे, सेम हैसियत थी, विवादक विषय भी समान था, प्रत्यक्षतः सार्थतः समान था, एजेंसी से ही उत्पन्न हुआ था। तो लेकिन सेकंड वाला वाद कहाँ? कोलंबिया यानी विदेशी न्यायालय में संस्थित किया गया है। तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण स्थगित नहीं होगा, उसका विचारण कंटिन्यू जारी रहेगा, उस पे रेस सब जुडाइस लागू नहीं होता है। सेकंड अपवाद आता है। ये फर्स्ट अपवाद जो था विदेशी न्यायालय वाला, ये सेक्शन 10 के स्पष्टीकरण में ही बताया हुआ। सेकंड अपवाद क्या आता है कि समरी संक्षिप्त विचारण जो हो रहे हैं ऑर्डर 37 में, संक्षिप्त विचारण जहां पे किया जा रहा है वहां पर अगर सामान्य विचारण के लिए वही पक्ष का उसी मैटरिन इशू या विवादक विषय के लिए सामान्य विचारण के लिए अगर कोई वाद संस्थित कर देते हैं तो वहां पर पश्चातवर्ती वाद का विचारण रुकेगा नहीं। थर्ड आता है अंतर्वर्ती आदेशों को प्राप्त करने के लिए कोई वाद फाइल किया जाता है या एप्लीकेशन लगाई जाती है। जैसे एक वाद तो क्या था,
कब्जा प्राप्ति के लिए वाद फाइल किया जाता है। और सेकंड वाला जो वाद लगाया जाता है वो अंतर्वर्ती या सप्लीमेंट्री ऑर्डर प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर के लिए वाद लगाया, जैसे रिसीवर की नियुक्ति करना है, स्टे प्राप्त करना है, या निर्णय से पहले गिरफ्तारी करवानी है, या निर्णय से पहले कुर्की करानी है। तो अंतर्वर्ती आदेशों के लिए जब सेकंड वाला वाद या पश्चातवर्ती वाद फाइल किया जाता है तो वहां पर सेक्शन 10 लागू नहीं होगा, यानी पश्चातवर्ती वादों का विचारण चालू रहेगा, विचारण स्थगित नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 10 यह था, 3 अपवाद थे। विदेशी न्यायालय फर्स्ट अपवाद, सेकंड संक्षिप्त विचारण, थर्ड आता है अंतर्वर्ती आदेशों पर। अब अगर ये 3 अपवाद थे। अगर न्यायालय ने सेक्शन 10 अप्लाई कर दिया, यानी पश्चातवर्ती वाद का विचारण स्थगित कर दिया, और इससे अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, दुखी है, तो क्या वो इसके विरुद्ध अपील कर सकता है? वो इसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्या दिया जा रहा है, स्थगन का ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसकी अपील सेक्शन 104 या ऑर्डर 43 के तहत की जा सके। और स्थगन का जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो डिक्री शब्द में डिक्री भी नहीं है, इसलिए पश्चातवर्ती वाद का जो विचारण स्थगित किया जा रहा है उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, यानी व्यथित पक्षकार को अपील का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन ऑर्डर्स की अपील नहीं होती है। चुनिंदा ऑर्डर्स की ही अपील होती है जो सेक्शन 104 में या ऑर्डर 43 में बताए हुए हैं। अब व्यक्ति दुखी है, यानी उसका पश्चातवर्ती वाद उसने फाइल किया, न्यायालय ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन विचारण न्यायालय ने क्या स्थगित कर दिया, तो अब उसके विरुद्ध वो अपील भी नहीं कर सकता। तो उसको क्या उपचार प्राप्त है? तो उसको CPC सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत रिवीजन यानी पुनरीक्षण कराने का अधिकार उसको प्राप्त है। वो पुनरीक्षण के लिए न्यायालय में, कौन से न्यायालय में? हाई कोर्ट में, राज्य के हाई कोर्ट में वो आवेदन कर सकता है। तो सर उम्मीद करती हूँ सेक्शन 10 मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।